सर्किट एनालिसिस के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अपने सर्किट एनालिसिस के 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। उन दोनों लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को लिया था, जिनमें नेटवर्क था, ब्रांच थी, नोड पॉइंट है, पास या लूप है, पावर सोर्स है, लीनियर इम्पीडेंस थी, बाइलेटरल इम्पीडेंस थी। उसके बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम 2 तरह के नियम हैं। एक तो है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको हम धारा नियम कहते हैं, और दूसरा है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। इससे पहले अपने जब नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो नेटवर्क की डेफिनेशन में ही एक नोड पॉइंट की डेफिनेशन भी अपने पास आई थी। और नोड पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी कि किसी भी नेटवर्क में वह पॉइंट, वह बिंदु जिस पर एक से अधिक शाखाएं मिलती हैं। और शाखा की डेफिनेशन क्या थी कि नेटवर्क का वह पार्ट, वह भाग जिसमें धारा का मान कांस्टेंट हो, उसे हम शाखा कहते हैं। अर्थात यदि शाखा है तो उसमें कोई न कोई करंट रहेगी, और अगर एक से अधिक शाखाएं हैं तो वह सर्किट में किसी न किसी बिंदु पर मिलेगी, जिसको हम नोड पॉइंट कहते हैं। तो उस नोड पॉइंट के लिए, उन सब धाराओं के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम परिभाषित किया गया है कि उस संधि बिंदु पर धारा का मान सभी धाराओं का योग कितना होगा। और किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी संधि बिंदु पर जितनी भी शाखाएं मिलती है, उन शाखाओं से बहने वाली धाराओं का योग, कौन सा योग? बीजगणितीय योग 0 होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने वर्ड बोला है बीजगणितीय योग, यहाँ पर सदिश योग नहीं बोला है। यहाँ पर बीजगणितीय योग इसलिए बोला है क्योंकि धारा इज ए स्केलर क्वांटिटी, वह एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों का योग सदैव बीजगणितीय योग होता है, एल्जेब्रिक एडिशन होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराएं, हो सकता है कि कुछ ब्रांचेज, कुछ शाखाओं में धारा की दिशा इस प्रकार से हो कि वह संधि बिंदु पर मिल रही हो, और कुछ शाखाएं ऐसी हो सकती है जिन पर धारा निकल रही होती है संधि बिंदु से। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं व निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ हमने एक छोटा सा चित्र बनाया है, उसमें हमने 5 शाखाएं ली हैं, और 5 शाखाओं में 5 करंट ली है, I1 से लेकर के I5 तक। इन सभी धाराओं का अगर योग करें तो वो योग नीचे शो किया है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें 3 धाराओं को तो हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, और 2 धाराओं I4 और I5 को नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। ये साइन इसलिए लिए हैं कि जब भी हम किरचॉफ के नियम लगाएंगे तो हम एक साइन नोटेशन को फॉलो करते हैं, चिन्ह परिपाटी को फॉलो करते हैं। और वो चिन्ह परिपाटी यहाँ पर जो काम में ली है वो ये है कि यदि किसी संधि बिंदु पर धारा मिलती है, उस पर धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से है कि वो संधि बिंदु की ओर है, तो हम उन सभी धाराओं को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और यदि
उस संधि बिंदु से कोई धाराएं निकल रही है कि धारा की दिशा इस प्रकार से है कि संधि बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उन सभी धाराओं को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर अपनी 3 शाखाएं ऐसी है जिनमें धाराएं I1, I2 और I3 बह रही है। उन सभी धाराओं की अगर दिशा देखें तो संधि बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उन तीनों को अपने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है। और 2 शाखाएं ऐसी है जिनमें करंट I4 और I5 है। उनमें जो करंट की दिशा है वो इस प्रकार से है कि वो संधि बिंदु से निकलती हुई दिख रही है, इसलिए उन दोनों धाराओं को नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। इसलिए 3 धाराएं I1, I2 और I3 ये सभी विद पॉजिटिव साइन हैं, और I4 और I5 ये दोनों ही नेगेटिव साइन के साथ हैं। और अगर इन सब का योग कर दिया जाए तो वो 0 आता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार। तो ये तो था अपना किरचॉफ का प्रथम नियम। सेकंड आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। और ये नियम क्या कहता है, ये नियम पढ़ने से पहले अपन इसमें जो सर्किट बनाया हुआ है उस सर्किट को लेते हैं। उस सर्किट में देखिए 3 तरह की तो इम्पीडेंस अपन ने जोड़ रखी है। एक है R1 और दूसरा है R2। दोनों ही इम्पीडेंस प्रतिरोध के रूप में है। और तीसरी इम्पीडेंस जो है वो है संधारित्र C। तीसरी है संधारित्र C। इन तीनों ही इम्पीडेंस के सिरों पर यदि इन इम्पीडेंस में से कोई करंट फ्लो होती है, कोई करंट बहती है, तो इन तीनों ही इम्पीडेंस के सिरों पर विभव पतन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। कितना होता है निर्भर करता है कि इनकी इम्पीडेंस कितनी है, इनका रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध कितना है, वो बात की बात है। और वो विभव पतन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ओम के नियमानुसार होता है, और वो वैल्यू आती है V = IR। ये अपने पहले पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है कि V = करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर करंट कितनी बहेगी वो लिख देंगे I की जगह, और इनकी रेजिस्टेंस इम्पीडेंस कितनी है वो R की जगह लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास 3 तरह की इम्पीडेंस ली है, R1, R2 और C। और उन तीनों पर ही विभव पतन लिया है। एक पर V1 है, एक पर V2 है और एक पर V3 है। कब? जबकि इनमें कोई करंट फ्लो होती है। और एक अपने विद्युत वाहक बल पावर सोर्स लगाया है जिसका विद्युत वाहक बल है E। क्लियर? अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? ध्यान रहे, किरचॉफ का एक दूसरी बात और, किरचॉफ का द्वितीय नियम सदैव किसी न किसी बंद लूप या पास में लगता है। लूप होना चाहिए, बंद पास होना चाहिए। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी लूप के विभिन्न प्रतिबाधाओं पर विभव पतनों का योग, जैसे यहाँ पर अपन ने 3 विभव पतन लिए हैं, 3 इम्पीडेंस के सिरों पर, 3 प्रतिरोधों को सिरों पर, वो है V1, V2 और V3। इन तीनों का योग लगाए गए विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। अर्थात V1, V2 और V3 इन तीनों का योग E के तुल्य होगा, विद्युत वाहक बल E के तुल्य होगा। अब आता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम में साइन नोटेशन क्या रहेगा। साइन नोटेशन की परिपाटी क्या रहेगी कि वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा, या विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
ध्यान रहे, किरचॉफ का द्वितीय नियम अपने लिए बहुत ही उपयोगी है और ये आगे की क्लासेज में, आगे के लेक्चर में, आगे के चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यह नियम लगाने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का ज्ञान अति आवश्यक है। अगर हम चिन्ह परिपाटी का ज्ञान नहीं है तो हमारी हर इक्वेशन गलत हो सकती है और अपने रिजल्ट भी गलत आ सकते हैं। अब वह चिन्ह परिपाटी क्या है उसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार इनको आपने ध्यान से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो चिन्ह परिपाटी बताने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बनाया है जिसमें 3 तरह के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 3 तरह की इम्पीडेंस लगी हुई है। वो है R1, R2 और R3। और साथ ही 2 पावर सोर्सेस लगाए हैं। एक का विद्युत वाहक बल है E1 और एक का विद्युत वाहक बल है E2, जो कि राइट साइड में अपने लगा रखा है। और E1 जो विद्युत वाहक बल है वो लेफ्ट साइड में लगा रखा है। अगली बात कि जब भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, वोल्ट का नियम लगाएंगे, तो मैंने पहले भी कहा है कि हमें कोई न कोई बंद लूप लेना होगा। अर्थात जब तक हम बंद लूप नहीं लेंगे तब तक हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लूप डिफाइन किए हैं। एक फर्स्ट लूप लेफ्ट साइड में है और एक सेकंड लूप वो राइट साइड में है। और दोनों ही लूप में 2 करंट अपन ने डिफाइन की है कि फर्स्ट लूप में करंट I1 फ्लो हो रही है, वो मैंने क्लॉकवाइज शो की है। और दूसरे लूप में करंट I2 अपन ने डिफाइन की है और वो इसमें क्लॉकवाइज है, दोनों में। अब किरचॉफ का नियम लगाने से पहले 2 चीज़ों को आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनके विपरीत भी लर्न कर सकते हैं, ये ज़रूर नहीं कि यही करें, लेकिन मैंने सिर्फ बताने के लिए यहाँ पर लिखा है कि जब भी हम किसी लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो उस लूप में किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, एक पॉइंट को ले लीजिए और उस पॉइंट से या तो आप लूप में क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। अर्थात अपने की चलने की कोई न कोई डायरेक्शन होनी चाहिए कि उस बिंदु से मैं क्लॉकवाइज चलूँ या एंटी क्लॉकवाइज चलूँ। और फिर उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर अपन ने 2 बिंदु लिए हैं, फर्स्ट लूप में बिंदु ए लिया है और फर्स्ट लूप में सेकंड लूप में बिंदु बी लिया है। हम यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए। तो साइन नोटेशन यहाँ पर जो लिए हैं वो ये है कि यदि हमारे चलने की दिशा और किसी प्रतिरोध प्रतिबाधा में धारा की दिशा दोनों एक ही है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध पर विभव पतन को ऋणात्मक लेना है, अर्थात नेगेटिव साइन के साथ लेना है। फिर बोल रहा हूँ कि हमारी चलने की दिशा और चलने की दिशा में अगर कोई प्रतिरोध प्रतिबाधा आती है तो उसमें धारा की दिशा क्या है, ये दोनों अगर एक ही है तो उस इम्पीडेंस, उस प्रतिरोध पर विभव पतन हम ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेकंड, हमने जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया वो चाहे क्लॉकवाइज हो वहाँ से, चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, और चलते चलते बीच रास्ते में अगर कहीं अपने बैटरी आती है, सेल आता है, कोई पावर सोर्स आता है और चलने की दिशा में यदि पहले सोर्स का नेगेटिव सिरा पहले आ गया तो उसके विद्युत वाहक बल को हम
धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। क्लियर? अब इन दोनों बातों को हम दोनों ही लूप लेकर के उसमें लागू करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लूप लिया और फर्स्ट लूप में बिंदु ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलना, और वो भी कैसे? क्लॉकवाइज। अगर हम बिंदु ए से क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 आएगा। तो R1 में करंट की डायरेक्शन क्या है? हम A से R1 की तरफ बढ़ते हैं तो वो तो हो गई हमारी चलने की दिशा, और उसमें करंट की डायरेक्शन क्या है? वो भी अपने चलने की दिशा में ही है। तो इस स्थिति में विभव पतन आएगा इस पर I1 इंटू R1, वो ओम के नियम से है, लेकिन साइन इसका नेगेटिव है क्योंकि हमने चिन्ह परिपाटी जो ली है उसके अनुसार इसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है। आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस R3 आता है, और उस रेजिस्टेंस R3 में बहने वाली करंट सोर्स E1 के कारण वो है I1, अर्थात हमारी चलने की दिशा और करंट की दिशा एक ही है, तो इस पर भी वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव रहेगा, और वो है I1 R3 विथ नेगेटिव साइन। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अपने एक पावर सोर्स और लगा रखा है, वो लगा रखा है E2, उससे बहने वाली करंट है I2, और वो I2 की डायरेक्शन रेजिस्टेंस R3 में देखें तो वो आती है नीचे से ऊपर की ओर, और अपने चलने की डायरेक्शन थी पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए से चलकर रेजिस्टेंस R3 पर आते हैं तो वो डायरेक्शन आती है ऊपर से नीचे, अर्थात दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो जब दोनों की दिशा एक थी तो वोल्टेज ड्रॉप अपन नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन यदि उसके विपरीत आता है कि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव नहीं लेंगे, पहले के विपरीत पॉजिटिव लेंगे, और वो आएगा I2 R3 विथ पॉजिटिव साइन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी लूप में आगे बढ़ेंगे तो बैटरी के दो सिरे हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमने पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया है, और चलते चलते जब रेजिस्टेंस R3 को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पहले E1 का नेगेटिव सिरा पहले आता है, और अगर नेगेटिव सिरा पहले आए तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसके विद्युत वाहक बल को अपन धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, जो कि ऊपर बताया हुआ है, इसलिए उसको प्लस E1 लिखा है। और आगे बढ़ेंगे तो हम वापस पॉइंट ए पर पहुंच जाएंगे, अर्थात इस पूरे बंद लूप में वोल्टेज ड्रॉप और विद्युत वाहक बल किस साइन के साथ थे वो हमने लिख लिए, और अब उन सब का योग आप इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। 0 कर दिया। 0 करने के पश्चात अपने पास आती है इक्वेशन फर्स्ट, वो है E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R3 माइनस I2 R3, अर्थात R1 और R3 पर वोल्टेज ड्रॉप वो है I1 ब्रैकेट में R1 प्लस R3, और करंट I2 के कारण रेजिस्टेंस R3 पर वोल्टेज ड्रॉप वो है माइनस I2 R3। इन विभव पतनों का योग किसके तुल्य है? लगाए गए विद्युत वाहक बल E1 के तुल्य। अब लेते हैं अपन सेकंड लूप, और इस सेकंड लूप में हम बिंदु B से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलने की डायरेक्शन अपन ये रखते हैं, पहले जैसे क्लॉकवाइज ली थी तो इस बार अपन एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अपन अब इसमें बिंदु B से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर सबसे पहले B से अपन बढ़ते हैं रेजिस्टेंस R2 की ओर,
तो अपने चलने की डायरेक्शन होगी B से R2 की ओर। और इस रेजिस्टेंस में सोर्स E2 के कारण बहने वाली जो करंट है वो है I2 और उसकी डायरेक्शन है रेजिस्टेंस R2 से B की ओर। अर्थात हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा अपोजिट है। और जब अपोजिट हो तो विभव पतन को क्या लेंगे? पॉजिटिव। सेम हो तो नेगेटिव लेते हैं, अपोजिट हो तो पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए उसको लिखा है I2R2, वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव साइन के साथ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस R2 से अपन बढ़ेंगे R3 की ओर। तो हमने बढ़े हैं R2 से R3 की ओर, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, और करंट बह रही है सोर्स E2 के कारण रेजिस्टेंस R3 में नीचे से ऊपर की ओर। फिर से दोनों डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और वो वोल्टेज ड्रॉप है I2 इंटू R3। लेकिन ध्यान रहे इस रेजिस्टेंस R3 में सोर्स E1 के कारण भी करंट बह रही है और वो करंट कौन सी है? I1। उस करंट की डायरेक्शन देखें तो वो करंट की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर, और हमने पॉइंट B से चलना प्रारंभ किया था, और हम भी जब रेजिस्टेंस R3 को पार करते हैं तो वो भी डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर। अर्थात दोनों डायरेक्शन सेम हो गई, और सेम हो गई तो इस रेजिस्टेंस R3 पर करंट I1 के कारण वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आएगा नेगेटिव, इसलिए उसको लिखा है -I1R3। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लूप को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हम बढ़ेंगे रेजिस्टेंस R3 से सोर्स की ओर, और सोर्स की ओर बढ़ते हैं तो पहले आता है सोर्स का पॉजिटिव सिरा। जब नेगेटिव सिरा आए तो इस विद्युत वाहक बल को हमने लिखा था पॉजिटिव साइन के साथ, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव सिरा पहले आ रहा है, इसलिए इस विद्युत वाहक बल को हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो वो है -E2। इन सब का योग होगा =0, और 0 करने के पश्चात अपने पास इक्वेशन आई है कि E2 -I1R3 प्लस I2R2 प्लस R2। तो ये जो साइन नोटेशन है किरचॉफ के सेकंड लॉ के, इनको ज़रा एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना आगे की कक्षाओं में, आगे के लेक्चर में आप इक्वेशन को समझ पाओगे, अन्यथा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।